डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपको वर्कशीट नंबर 9 मिली है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो सूक्ष्म जीव का लगभग लास्ट टॉपिक है। आज आपको नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में पढ़ना है और नाइट्रोजन चक्कर के बारे में पढ़ना है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आइए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सबको पता है कि हमारे चारों ओर वायुमंडल में दो गैस मुख्य रूप से पाई जाती हैं। उनमें सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और ये आपको क्लियर कट दिख रहा है। नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत पाई जाती है? 78%, 78%। दूसरे नंबर पे 21% आपको ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो यही दो मेन गैस हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें सांस लेने के लिए चाहिए, जबकि नाइट्रोजन भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक गैस है। तो कैसे आवश्यक है, आइए इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन हम सभी के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि नाइट्रोजन से हमारे शरीर में प्रोटीन बनते हैं, पौधों में क्लोरोफिल बनता है, न्यूक्लिक अम्ल बनते हैं इससे, और विटामिन बनाने में भी नाइट्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसलिए हम सबको नाइट्रोजन भी चाहिए। लेकिन हम नाइट्रोजन को कभी भी सीधा उपयोग नहीं कर सकते, ये इसकी एक कमी है। ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा तीसरे पॉइंट में कि हम इसे सीधा उपयोग नहीं कर सकते। तो फिर कैसे उपयोग करें इसको उपयोग करने के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना पड़ेगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का अर्थ है नाइट्रोजन को उपयोग करने योग्य रूप में बदल लेना। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का टॉपिक शुरू करते हैं हम। वायुमंडल में नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलना, यानी कि नाइट्रोजन को हो वायु में से इस तरह से बदल दिया जाता है कि उसको पौधे प्रयोग कर लें और फिर पौधे को हम भी प्रयोग कर सकते हैं, तो हमारे अंदर भी नाइट्रोजन के पदार्थ चले जाते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहेंगे? वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना ताकि उसे पौधा आसानी से अवशोषित कर सके, इसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अब वायुमंडल में नाइट्रोजन को कैसे बदला जाएगा? उसके लिए जो फलीदार पौधे हैं, जो दाल वाले पौधे हैं, जैसे चने का पौधा है, किसी दाल का पौधा है, उसकी जड़ों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें एक जीवाणु रहता है, उसका नाम है राइजोबियम। ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल सकता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकता है। दूसरा, जब कभी कभी बिजली चमकती है वायुमंडल में, आसमान में आपने देखा होगा वर्षा के समय जब बिजली चमकती है तो उससे ऊर्जा लेकर भी नाइट्रोजन के यौगिक में बदल जाता है, उसे भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। तो मुख्य बात क्या हुई कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण दो चीजें करती हैं मुख्य रूप से। एक फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला राइजोबियम जीवाणु, और दूसरा वायुमंडल में जब बिजली चमकती है वर्षा के समय तब भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो आइए उस जीवाणु के बारे में एक बार चित्र देख लेते हैं। ये आपको साफ दिख रहा है बेटा, ये राइजोबियम जीवाणु है। ये पौधों की जड़ों में यहाँ छोटी छोटी गांठ होती हैं, ग्रंथियाँ होती हैं, इनके अंदर यह जीवाणु रहता है। इस जीवाणु का नाम क्या है? राइजोबियम। यही वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। उसके बाद आइए हम चर्चा करते हैं नाइट्रोजन चक्कर की, क्योंकि मेन टॉपिक आपका क्या रह गया? नाइट्रोजन चक्कर। तो नाइट्रोजन चक्कर को करने से पहले आपको यह जो चक्कर है, यह इसमें थोड़ा साफ नहीं दिख रहा, यह मैं आपको साइड वाले में बता देता हूँ, यह इसी में कर लेते हैं। चलो चर्चा। चलिए इसमें करते हैं। ये आपकी बुक का ही फोटो है। इसमें सबसे पहले एक बात आपको पता होना चाहिए, नाइट्रोजन की मात्रा जो 78% है, जो हमेशा स्थिर रहती है, उसका कारण भी नाइट्रोजन चक्कर है। चक्कर का अर्थ यह है कि कोई पदार्थ जहाँ से चला वो वहीं पर वापस अगर पहुँच गया तो उसे हम साइकिल या चक्कर बोलते हैं। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है ये यहाँ से कई रूप में बदलेगी, लेकिन वापस वायुमंडल में नाइट्रोजन के रूप में फिर से आ जाती है। तो इसकी मात्रा हमेशा 78% बनी रहती है। तो सबसे पहले इस नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेंगे जब वायुमंडल में आसमान में बिजली चमकती है, तो तड़ी द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो सकता है। और दूसरा तरीका मैंने बताया था आपको कि कुछ जीवाणु, और जीवाणु का नाम आपको बता चुका हूँ, नीले हरे शैवाल और जीवाणु। जीवाणु का नाम था राइजोबियम। तो दो चीजें और रह गई, जीवाणु, राइजोबियम नाम का जीवाणु और नीले हरे शैवाल। तो ये दो चीजें भी वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित करती हैं। नाइट्रोजन के यौगिक का नाम क्या है? नाइट्रेट। उसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रेट। अब ये जो नाइट्रोजन थी जो यहाँ से चली थी, ये कहाँ पहुँच गई? मिट्टी में पहुँच गई। इसको कैसे पहुँचाया मिट्टी में? वायुमंडल में चमकी बिजली के कारण ये
नाइट्रेट के रूप में बदल गई और जीवाणुओं के द्वारा बदल गई। अब इसको मिट्टी में पहुंचने के पश्चात कौन इसका उपयोग करेगा? पौधे। तो पौधों ने जो वायुमंडल की नाइट्रोजन थी उसको नाइट्रेट के रूप में ले लिया। अब पौधों को किसने खा लिया? उसके बाद ये दिख रहा है आपको, पौधों को खाया जंतुओं ने। अब जंतु ने जब खा लिया तो जंतु ने फिर अपना उत्सर्जन किया, अपने शरीर से मलमूत्र जब बाहर निकाला, या वो जब जीव मर गया तो उसके मरने के बाद उस जीव में जितनी भी नाइट्रोजन थी वो फिर से किस में आ गई? वो फिर से मिट्टी में आ गई। तो कहने का अर्थ यह है कि मिट्टी में से पौधे में गई, ठीक है, मिट्टी में से कहाँ गई? पौधे में। ये मिट्टी में थी, यहाँ से पौधे में गई, पौधे से जंतु में गई, जंतु के बाद फिर वह वापस उसकी मृत्यु के बाद और उसके मलमूत्र के द्वारा फिर से कहाँ गई? मिट्टी में। तो एक तो ये चक्कर आपको पूरा होता दिख रहा है। लेकिन एक विशेष बात क्या है कि कुछ ऐसे भी जीवाणु हैं जो इस नाइट्रोजन के जो नाइट्रेट बने थे उसको वापस नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं और फिर से वो वायुमंडल में आ जाती है। तो जहाँ से ये चली थी वहाँ से घूम फिर के फिर से वो कहाँ पहुँच गई? वायुमंडल में। तो इसे ही नाइट्रोजन का चक्कर कहते हैं। और नाइट्रोजन की मात्रा इसी चक्कर के कारण हमेशा 78% यानी कि 78% बनी रहती है। तो यही आपका मेन टॉपिक था आज का। तो अब इसके बेस पे ही आपको आज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वह क्या है? वह है आपका सेम और फलीदार पौधे यानी कि मटर की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो आपको क्लियर कट पता है उस जीवाणु का नाम, ये यहाँ पर दे रखा है, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किन किन विधियों द्वारा होता है? तो ये भी आपको यहीं से लिखना है। नंबर 1 जो है किस विधि से होता है? नंबर 1 होता है आपका फलीदार पौधे वर्ग के जड़ों की, फलीदार पौधे वर्ग के पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता करता है। दूसरा है बिजली के कड़कने पर भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है? ये मैंने आपको शुरू में बताया था, ये आपको यहाँ से लिखना है। नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन के यौगिकों का मुख्य अवयव है, इसलिए हमें नाइट्रोजन हमारे सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है, यह भी मैंने आपको समझाया, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है? तो ये आपको यह चित्र भी पूरा बनाना है जो मैंने आपको अभी अलग से बताया था, पूरा चित्र पेंसिल से बनाना है ये। और ये सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए थे सारे आपने उसमें लिखने हैं पूरे यहाँ तक के। और लास्ट में आपको पता लग जाएगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा इसीलिए स्थिर रहती है क्योंकि नाइट्रोजन की जितनी मात्रा वायुमंडल में से मिट्टी में गई थी, मिट्टी में से जितनी पौधे में गई थी, पौधे के पश्चात उसे जंतु ने खाया और जंतु के बाद वह वापस फिर से मिट्टी में आ गई और मिट्टी में से फिर से कुछ जीवाणुओं ने उसको नाइट्रोजन में बदल दिया। तो नाइट्रोजन जितने रूप उसके बदले उसके बाद अंत में वह पुनः नाइट्रोजन गैस में बदल जाती है, तो उसकी मात्रा हमेशा उतनी ही बनी रहती है 78%। तो यही आपका टॉपिक था। तो लास्ट जो क्वेश्चन है वो आपको पूरा यहाँ से लेके चित्र सहित सारा करना है। और उसमें आपको एक चित्र और मैं दिखाता हूँ, वह किस चीज़ का था? ये जो आपको चित्र यहाँ पर दिखाया गया है ये आपका नीले हरे शैवाल का चित्र है। नीले हरे शैवाल पानी में रहने वाला एक जीव है, सूक्ष्म जीव है जो काई के रूप में आपको दिखाई देता है। वास्तव में ये हरे रंग का पौधा है, बिल्कुल पतला सा। और धान की जो खेती की जाती है, जो चावल आप जिसको बोलते हो, वहाँ पर जो पानी दिया जाता है उस पानी में ये नीचे आराम से बहुत सारा हरे रंग का वहाँ पर इकट्ठा पड़ा रहता है। और ये भी वहाँ पर वायुमंडल से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो इसका नाम क्या है? नीले हरे शैवाल। तो ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आपको स्पष्ट इस चित्र में दिखा रखा है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला नीले हरे शैवाल। तो बेटा आज का टॉपिक इतना ही था। उम्मीद आपको सारा समझ में आ गया होगा। अब इसे ध्यान से पढ़ो, 2 बार पढ़ो और इसे नोटबुक में अच्छे से सॉल्व करो। धन्यवाद।